नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। आज हम फिर जो हम पाठ पढ़ रहे थे जीवन की मौलिक इकाई, उसके अगले भाग पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा विषय है प्लाज्मा झिल्ली। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्लाज्मा झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इस विषय पर आने से पहले हमारे लिए कुछ शब्दों को जानना आवश्यक है। अपारगम्य, क्या अर्थ हो सकता है इसका? बिल्कुल सही, ऐसी वस्तु जिसके आर पार कुछ ना जा सके। उदाहरण के लिए ये गुब्बारा। बच्चों, मैंने क्या किया, इस गुब्बारे में वायु भर दी और ये गुब्बारा इस प्रकार की झिल्ली है कि इसके आर पार कोई भी वस्तु नहीं जा पा रही है। आप देख रहे हैं कि जो इसके अंदर वायु है वो भी बाहर नहीं जा सकती। तो इस प्रकार की झिल्ली को हम क्या कहते हैं? अपारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं? अपारगम्य झिल्ली। अब देखिए, मैंने कुछ वस्तुएं ली हुई हैं, फिल्टर पेपर, ग्लास और मृदा इस जल में मैंने घोली हुई है। अब मैं क्या करता हूं, फिल्टर पेपर को लेता हूं और इसमें धीरे धीरे ये मृदा वाला जल मैं इसमें डालता हूं। आप जानते हैं कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है, हमारे पास सारे उपकरण नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो रिसोर्सेज मेरे पास उपलब्ध है उसकी सहायता से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देखिए, मैंने ये मृदा वाला जल फिल्टर पेपर में डाला और आप पाएंगे कि इस फिल्टर पेपर में से जो जल है छन के नीचे जा रहा है, धीरे धीरे धीरे। ये फिल्टर भी एक प्रकार की झिल्ली है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें छन छन के साफ जल आ रहा है और धीरे 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 जो मृदा के कण हैं वो इस फिल्टर पेपर में ही रह गए। इसको थोड़ा सा छनने में और समय लगेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप देखेंगे कि मृदा के कण इसमें रह गए हैं। तो ये फिल्टर पेपर भी क्या है? एक प्रकार की झिल्ली। लेकिन ये किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली। किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य। यहां जो फिल्टर पेपर था उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र थे और इन छिद्रों में से जो जल के कण थे वो छोटे थे, तो वो इनके पार निकल गए। लेकिन मृदा के कण बड़े होने के कारण इसके पार नहीं निकल पाए। तो ये किस प्रकार की झिल्ली हो गई? पारगम्य झिल्ली। इसी प्रकार से घर पे आप लोग चाय बनाते हो, तो जब चाय बनती है तो उसमें चाय पत्ती रहती है। चाय पत्ती की जो छलनी होती है उससे भी आप क्या करते हो? उससे भी आप बड़े कणों को रोक देते हो और जो छोटे कण होते हैं, चाय और जो चीनी और दूध, वो उस छलनी के पार चलेगी। तो इस प्रकार की झिल्ली को हम कहते हैं पारगम्य झिल्ली। तो अब तक मैंने आपको कितने प्रकार की झिल्लियां बताई? अपारगम्य झिल्ली, जिसके आर पार कुछ ना जा सके। पारगम्य झिल्ली, इसके पार जो इसमें जो छिद्र हैं उससे अगर कोई बड़ी वस्तु तो वो नहीं जा सकती, और अगर इस छिद्र से कोई छोटी वस्तु है तो उसके पार जा सकती है। अब हम तीसरी झिल्ली पे आते हैं, वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली। जैसा कि ये शब्द वर्णात्मक मतलब छांटना, हमारी प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये हमारी प्लाज्मा झिल्ली है। वास्तव में इसमें भी बहुत छोटे छोटे छिद्र, इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे छिद्र। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से किसी कण को
अंदर आने दे भी सकती है या फिर उसको रोक भी सकती है। बेशक से उस कण का आकार इससे छोटा हो, ये अपनी जरूरत के हिसाब से इस कण को अंदर ला भी सकती है और रोक भी सकती है। तो इस प्रकार की झिल्ली को कहते हैं वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली। जो अपारगम्य झिल्ली है और पारगम्य झिल्ली है, ये निर्जीव वस्तु में होती है। जो वस्तु मर जाए तो किसकी तरह कार्य करती है? पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली। लेकिन जो वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली है, जीवन की एक निशानी है, जीवन का एक चिन्ह है, ये अपने अंदर के पर्यावरण को नियंत्रित कर रही है। तो हमारी जो प्लाज्मा झिल्ली है, इसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, इसको वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली भी कहा गया है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहा गया है, ये अपनी जरूरत के हिसाब से कणों को अंदर आने भी दे सकती है, बाहर भी ले जा सकती है और उन्हें रोकना चाहे तो रोक भी सकती है। अब हम अपने अगले शब्द पे आएंगे, विसरण। जैसा कि हम पहले पाठ में भी पढ़ चुके हैं, पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति क्या कहलाती है? विसरण। एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं, सांद्रण का अर्थ क्या है? किसी वस्तु की मात्रा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। और सांद्रण एक शब्द तुलनात्मक शब्द है। देखिए, मान लीजिए मैं 3 बीकर लेता हूं और तीनों बीकर में एक समान साइज की चम्मच से नमक या चीनी डाल देता हूं। मान लीजिए मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दी, इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दी, इसमें मैंने 3 चम्मच डाल दी। 3 चम्मच चीनी डाल दी और फिर मैंने इसमें जल भर दिया। कहां तक भर दिया? 100 ml। इसमें भी मैंने यही किया। तो इस प्रकार से पहले बीकर में 1 चम्मच चीनी डाली गई थी, दूसरे बीकर में 2 चम्मच और तीसरे बीकर में 3 चम्मच चीनी। अब मैंने तीनों बीकरों में समान मात्रा में जल डाल दिया। ये इस बीकर पे निशान है 100 ml का। तो मैं इसमें 1 चम्मच चीनी डालता रहा जब तक कि 100 ml तक ना पहुंच गया। इसी प्रकार से 2 चम्मच चीनी डाली और जल तब तक डालता रहा जब वो 100 ml के निशान तक नहीं पहुंच गया। तो इस प्रकार से हमने विलयन तैयार कर लिया। विलयन क्या होता है? जब हम किसी घुलनशील पदार्थ को जल में डालते हैं तो उसमें गायब हो जाता है। जो चीज घुलनशील होती है वो गायब हो जाती है। तो ऐसे इस प्रकार के मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। मैं आपको जैसा कि बता रहा था कि सांद्रता एक तुलनात्मक शब्द है। देखिए, अगर मैं पहले बीकर, दूसरे बीकर और तीसरे बीकर, अगर मैं पहले और दूसरे की तुलना करता हूं, इसमें अधिक मात्रा में चीनी है, इसमें कम मात्रा में, तो इस हिसाब से इसको हम सांद्र कहेंगे और इस बीकर को हम तनु कहेंगे। तो ये विलयन तनु हो गया, ये विलयन सांद्र हो गया। लेकिन अगर मैं दूसरे और तीसरे नंबर के विलयन की तुलना करता हूं, तब क्योंकि इसमें 2 चम्मच हैं और इसमें 3 चम्मच है, तो अब जिसमें 2 चम्मच चीनी थी वो तनु कहलाएगी और जिसमें 3 चम्मच चीनी थी वो सांद्र कहलाएगा। तो इसलिए सांद्रता एक तुलनात्मक शब्द है। देखिए, जैसे कि मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, हमने पहला बीकर और दूसरे बीकर की तुलना की। पहले बीकर में हमने केवल 1 चम्मच चीनी ली थी और जल वहां तक भरा था जहां तक वो 100 ml के निशान तक पहुंच गया। उसी प्रकार से दूसरे बीकर में हमने 2 चम्मच चीनी ली और जल वहीं तक भरा जहां तक वो 100 ml के स्तर तक पहुंच गया। तो जब मैंने इन दोनों की तुलना की, क्योंकि इसमें तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में चीनी है तो ये तनु कहलाया, इसमें तुलनात्मक चीनी के कण कम है और इसमें तुलनात्मक रूप से चीनी के कण ज्यादा है, तो ये क्या कहलाया? सांद्र कहलाया। लेकिन अगर मैं तुलना करूं दूसरे और तीसरे बीकर की,
तो जो दूसरा बीकर है उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी ली थी, और तीसरा बीकर मैंने उसमें 3 चम्मच चीनी ली थी। तो यहाँ पे चीनी के कणों की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे चीनी के कणों की संख्या कम है। तो अब फिर तुलना के हिसाब से ये तनु कहलाएगा और ये सांद्र। देखिए जब इसकी हमने तुलना इससे की थी तो ये तनु था, ये सांद्र था, लेकिन जब हमने दूसरे नंबर के बीकर की तुलना तीसरे नंबर के बीकर से की तो ये तनु है और ये सांद्र। तो पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति विसरण कहलाती है। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैंने ये जल लिया हुआ है, इस जल में मैं पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डालूंगा। आप लोग इस प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं कि धीरे धीरे ये पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण नीचे थे, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। तो ये भी किसका उदाहरण है, विसरण का। ध्यानपूर्वक देखिए, जो पोटेशियम परमैंगनेट के कण थे वो धीरे धीरे फैल रहे हैं। कहां से कहां गति कर रहे हैं, जहां पे कण है वहां पे पोटेशियम परमैंगनेट के कणों की सांद्रता ज्यादा है, बाकी पूरे जल में पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता कम है। तो थोड़े समय के बाद धीरे धीरे ये फैलते जाएंगे और इनकी गति कहां से कहां होगी, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। यानी कि जो ये हिस्सा है यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के कणों की संख्या ज्यादा है, बाकी जल में कम है और धीरे धीरे ये फैल जाएगी। इसी प्रकार विसरण का मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जब आप कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं, मान लीजिए आपने एक कमरे में अगरबत्ती जला दी, तो जहां अगरबत्ती जल रही है वहां कणों की सांद्रता ज्यादा है और धीरे धीरे वो कण कहां तक फैल जाएंगे, पूरे कमरे में फैल जाएंगे। तो उनकी गति कहां हो गई, अगरबत्ती के जो खुशबू के कण हैं उनकी गति होगी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। और ये कब तक चलती रहेगी, जब तक जो दो पदार्थ के कण हैं दोनों आपस में ढंग से ना मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, यहाँ पे आप देखिए धीरे धीरे यहाँ पे कणों की गति बढ़ती जा रही है। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के कण जल में हर दिशा में जाएंगे। और कब तक होता रहेगा ये सब, जब तक जल और पोटेशियम परमैंगनेट के कणों की जो अनुपात है वो बराबर सारे जल में, पूरे जल में एक समान ना हो जाए। अब हमारा अगला शब्द आता है परासरण। देखिए हमें इन सारे शब्दों की जो मैंने आपको व्याख्या की थी इनकी आवश्यकता पड़ेगी। मैंने आपको अब तक बताया था कि अपारगम्य झिल्ली क्या होती है, पारगम्य झिल्ली क्या होती है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्या होती है, विसरण क्या है, पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति। जो सांद्रता है कणों की मात्रा के बारे में बता रहे हैं, यानी कण हर वक्त जहां पे उनकी मात्रा ज्यादा होती है वहां से जहां उनकी मात्रा कम होती है उस ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। अब एक शब्द और आ गया, परासरण। परासरण परासरण भी एक प्रकार का विसरण ही है, लेकिन जब विसरण किसके आर पार होता है, प्लाज्मा झिल्ली के। जब पदार्थ का विसरण प्लाज्मा झिल्ली के आर पार हो तो उस स्थिति में उस विसरण को हम क्या कहते हैं, परासरण। देखिए अब तक जो विसरण था, ठीक है ना, वहां पे हमें झिल्ली हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। लेकिन जब विसरण प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से हो तब हम उस स्थिति को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ऑस्मोसिस भी कहते हैं और विसरण को अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहते हैं। तो आप देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप सब जानते हैं कि जो पौधे जो कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। तो भाई देखिए आप श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से रक्त में जाता है, रक्त
इस ऑक्सीजन को कहाँ ले जाता है? कोशिकाओं में। और कोशिकाओं ने इस ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया तो कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। तो अब ऑक्सीजन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम इसे क्या कहेंगे? प्रासरण। इसी प्रकार से कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और बाहर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की गति कोशिका से रक्त की ओर होगी। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? प्रासरण। है तो ये विसरण का उदाहरण, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति। लेकिन यहाँ पर जो ये गति हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है? प्लाज्मा झिल्ली के। विसरण किसके आर पार हो रहा है? प्लाज्मा झिल्ली के। जब विसरण किस माध्यम से होता है? प्लाज्मा झिल्ली के आर पार विसरण होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। तो ये प्लाज्मा झिल्ली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है वो एक वर्णनात्मक झिल्ली है और यहाँ पर ये कोशिका अपनी जरूरत के हिसाब से कणों को अंदर ले रही है या बाहर छोड़ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। अब हम बात करेंगे संरचना। वैसे तो संरचना आपके लिए तो बस इतनी जानकारी की आवश्यकता है कि जो ये प्लाज्मा झिल्ली है दो पदार्थों से बनी हुई है, दो अणुओं से बनी हुई है। एक वसा या फिर लिपिड भी कहते हैं और प्रोटीन। तो जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है किससे बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन से। लिपोप्रोटीन बायोमेम्ब्रेन भी कहते हैं हम इसको। अब हम आएंगे प्लाज्मा झिल्ली के कार्य पर। प्लाज्मा झिल्ली क्या कार्य करती है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं पदार्थों की गति पर नियंत्रण कर रही है। तो पहला कार्य क्या हो गया? ये एक प्रकार से द्वारपाल का कार्य कर रही है। जिस प्रकार से दरवाजे पे, गेट पे आप किसी एक द्वारपाल को खड़ा कर दें या वॉचमैन को खड़ा कर दें या चौकीदार को खड़ा कर दें, वो क्या करता है? वो किसी बिल्डिंग में, किसी घर में आने जाने वालों की जो एंट्री है, जो प्रवेश है, उसको क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। तो इसी प्रकार से जो प्लाज्मा झिल्ली है कणों की गति को नियंत्रित करती है, क्योंकि ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए अमीबा है, ये अमीबा जल में पाया जाता है। अमीबा जल में पाया जाता है। तो आप देखिए पानी में विभिन्न प्रकार के घटक हैं और जो अमीबा है, जो इसका खुद का कोशिका द्रव्य है और इसके कोशिका द्रव्य में बहुत महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है जिनके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके अंदर बहुत अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण अणु, परमाणु, कण है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है। अगर ये झिल्ली ना हो तो जो इसका जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर जितने भी संघटक हैं वो बाहरी पर्यावरण से मिल जाएंगे या बाहर का कोई कण अंदर प्रवेश कर लेगा और अंदर का कण बाहर। तो इस प्रकार से कोशिका के घटकों को ये बाहरी पर्यावरण में मिलने से रोकती है। तीसरा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कोशिकाओं की विभिन्न प्रकार की आकृति होती है। हाँ, कुछ कोशिकाएं होती है जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती, जैसे कि अमीबा, लेकिन अधिकतर कोशिकाओं की आकृति निश्चित होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं तो कोशिका झिल्ली कोशिका को आकृति प्रदान करती है और एक तरह से इसके अंदर के संघटकों की रक्षा कर रही है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, अगर मान लीजिए यहाँ पे खाद्य कण है
तो अमीबा क्या करेगा, अपनी कोशिका झिल्ली को कुछ इस प्रकार से बढ़ाएगा और उस झिल्ली उस भोजन को अंदर ले लेगा। तो इस प्रकार से ये पोषण ग्रहण करने में भी सहायता कर रही है। चाहे अमीबा हो चाहे एक साधारण कोशिका हो, उसको भी ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो ये ग्लूकोज भी यानी कि जो एक मुख्य कार्य है, ये पोषण ग्रहण करने में भी सहायता करती है। इसके अलावा किसी पदार्थ को अंदर ग्रहण करने के प्रक्रम को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस, जब कोई कोशिका किसी ठोस पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण करती है तो उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है, एक्सोसाइटोसिस। किसी पदार्थ को अंदर ग्रहण करना एंडोसाइटोसिस, किसी पदार्थ को प्लाज्मा झिल्ली द्वारा बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस, किसी ठोस कण को प्लाज्मा झिल्ली द्वारा अपने अंदर ग्रहण करना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। किसी ठोस कण को प्लाज्मा झिल्ली द्वारा बाहर निकालने के प्रक्रम को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक शब्द और है, पिनोसाइटोसिस। मैं आपको याद दिलाने के लिए एक आसान तरीका बताऊंगा। पीना यानी कि द्रव। जब द्रव पदार्थ को कोशिका अंदर ग्रहण करती है तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, पिनोसाइटोसिस।